Assalamualaikum everyone, this is Usfa Sultan and the topic of discussion now is rotating axis theorem. So theorem की statement हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास dA/dt this f represent the fixed and this m represent the moving. So dA/dt यानी derivative of a with respect to t in a fixed coordinate system and derivative of a with respect to t in a moving coordinate system denote respectively the time derivative moving and fixed coordinate system. Show that there exists a vector quantity omega such that dA/dt at fixed is equal to dA/dt at moving plus omega cross a. सो ये थ्योरम हमें कहता क्या है? ये थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास इससे पहले जो है वो एक दो चीज़ें हैं वो उसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आ जाते हैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. और एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉ होल्ड ना करें वो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. सिमिलरली आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अब इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि अगर आप जो है वो अर्थ पे हैं और एक चीज़ आपके लिए रेस्ट में है, सो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है अगर, तो फिर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही मौजूद हैं क्योंकि वो चीज़ पे न्यूटन के लॉ अप्लाई होंगे. जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो मूव नहीं करेगी. बट अगर आप इसको मून से ऑब्ज़र्व करें तो फिर वो कंटिन्यूस मोशन में है, और अगर वो कंटिन्यूस मोशन में है फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है. सो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि हम एक रेफरेंस फ्रेम है तो हम कहाँ से रेफरेंस चूज़ कर रहे हैं. अगर वो रेफरेंस आपका जो है वो आप सही चूज़ करें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है. सो एक के रिस्पेक्ट आप दूसरे को चेक करेंगे. सो यहाँ पर हम जो है वो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई ज़ी. दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जी एक्सिस. कैपिटल एक्स वाई एंड जी एक्सिस. एंड सिमिलरली ये इनका ओरिजिन हो गया ओ. इसके साथ ही हम इसमें एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जो कि है स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जी. अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन उसका भी वही है. अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कैपिटल एक्स वाई जी, एक स्मॉल एक्स वाई जी. और ये जो स्मॉल एक्स वाई जी है हम कहते हैं कि ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये वाला मूविंग है और ये वाला जो हमारे पास कैपिटल एक्स वाई जी वाला है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फिक्स्ड है. यानी कि ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है. अब अगर ये जो मूविंग कोऑर्डिनेट है इसके अंदर यानी इसके रेफरेंस से जो स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके रेफरेंस से मैंने एक वेक्टर यहाँ पे चूज़ किया ए. अब इसके रेफरेंस से अगर आप देखेंगे तो ये जो मूविंग हमारे पास ये जो वेक्टर ए हम चूज़ करेंगे इसके जो यूनिट वेक्टर हैं वो इसके हिसाब से कांस्टेंट है. सो आप अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लें, सो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए vector with respect to time in moving coordinate system. This I am just represent the moving coordinate system. So A के लिए आप अगर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? A हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा A1i प्लस A2j प्लस A3k. तो इस पर आप d/dt अप्लाई कर दें. A1i A2j और A3k. ओके, आपने क्या किया, जब d/dt अप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास ये कुछ यूँ आ जाएगा.
आई, क्योंकि ए खुद वेक्टर है तो उसके सारे कंपोनेंट भी वेक्टर होंगे, प्लस dA2 ओवर dTJ dA3 ओवर dTK। ओके, अब ये आपके पास आ गया है रेट ऑफ चेंज इन मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला भी है, एक्स वाई जी वाला, जो कि फ़िक्स्ड वाला है। तो हमने चूँकि रिलेशनशिप निकालना है इन दोनों का, तो हम फ़िक्स्ड वाले के हिसाब से, अब अगर आप फ़िक्स्ड वाले के हिसाब से देखें तो फ़िक्स्ड के हिसाब से अब हमने लेना है डेरिवेटिव फ़िक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो डी ओवर डी टी A1I A2J A3K। ओके फाइन, अब आपने लेना है डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो चीज़, जो पॉइंट समझने वाला है वो ये कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं देन अगर तो ये आपके पास है फ़िक्स्ड, तो इसके हिसाब से तो फिर ये भी मूविंग है, यानी कि ये फ़िक्स्ड है तो इसके हिसाब से ये जो आई जे के आपके हैं ये भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि आई जे के ये वाले एक्सिस होते हैं यूनिट वेक्टर्स, ये आई ये वाला है, जे ये वाला है और के ये वाला है, इसके हिसाब से तो ये भी मूविंग है। वहाँ पर जब हमने पहले मूविंग में बात की है वहाँ पर ए तो हमारे पास जो वेक्टर है वो मूविंग है, लेकिन जो आई जे के हैं वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो है कांस्टेंट थे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसलिए हमारे पास ये वाली आपको नज़र आ रही। लेकिन अब यहाँ पर आई जे के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मूविंग है, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है तो इसके हिसाब से तो फिर ये मूविंग हुए आई जे के, तो इसका मतलब है अगर ये मूविंग है तो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, और अगर ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं तो ये वेरिएबल है, और वेरिएबल पे जो है वो डेरिवेटिव अलग अप्लाई होता है। सो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सारी टर्म्स पे। सो A1 एज इट इज़ DI ओवर DT प्लस I एज इट इज़ DA1 ओवर DT। Similarly A2 as it is dJ over dt plus J as it is dA2 over dt। Similarly plus A3 as it is dK over dt plus K as it is dA3 over dt। ओके, सो अब आपके पास जो I1 ओवर डी टी, J dA2 ओवर dt और K dA3 ओवर dt है, वो उसको आप चेक करें, वो यही चीज़ आपके पास बना रहा है। और ये हमने कहा था कि इसके बराबर है, तो हम इसको यूं करके लिख दें। अगर आप उस टर्म्स की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ये फिक्स्ड में था और ये आपके पास आ गया मूविंग वाला। प्लस अब आपके पास बचा क्या, A1 DI ओवर DT, A2 DJ ओवर DT, A3 DK ओवर DT। और अब हम निकालेंगे DI ओवर DT, DJ ओवर DT और DK ओवर DT की वैल्यूज़, और फिर हम इसमें पुट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं। ओके जी, अब हमें पता है कि जो I डॉट आई है वो 1 होता है, ये तो प्रॉपर्टी है। अब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें। सो ये डेरिवेटिव आपको क्या देगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1। सो दिस इज़ 2i di over dt is equal to 1।
सिमिलरली हम जो है वो निकाल सकते हैं वैल्यूज़। जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डेरिवेटिव राइट साइड पे कांस्टेंट था 1, उसको उसने ज़ीरो कर दिया। जब वो ज़ीरो हुआ, ये वाला जो 2 है आपने यहाँ लाके डिवाइड किया, ये इसको ज़ीरो करेगा और आपके पास आई डी आई ओवर डी टी बच गया। अब यहाँ से आपको जो चीज़ पता लग रही है, क्योंकि दो हमारे पास वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि आई डी आई ओवर डी टी के परपेंडिकुलर है। अगर आई डी आई ओवर डी टी के परपेंडिकुलर है तो फिर आई अपने परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि जे और के में होगा, तो आप आई डी आई ओवर डी टी को लिख सकते हैं A1J प्लस A2K। आई तो अपने ही प्लेन में रहेगा ना, तो जो उसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जाना है जे और के प्लेन में। ठीक, सिमिलरली ये नंबर 1 हो गया आपके पास। अब यही वाला प्रोसीजर आप दोबारा करें जे डॉट जे के साथ, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डी जे ओवर डी टी की। डी जे ओवर डी टी के लिए वैल्यू आपको क्या मिलेगी, A3K प्लस A4J, क्योंकि आपने कहाँ जाना है, जे और के प्लेन में। इसी तरह डी जे ओवर डी टी जे के परपेंडिकुलर है, जब जे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर फिर आई आएगा, सॉरी, तो फिर जब वो जे के परपेंडिकुलर है तो वो के आई प्लेन में मिलेगा। सिमिलरली अगर आप डी के ओवर डी टी निकालें तो वो परपेंडिकुलर होगा के और वो जाएगा आई जे प्लेन में। सो A5I प्लस A6J, ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया डी आई ओवर डी टी, डी जे ओवर डी टी और डी के ओवर डी टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम आई डॉट जे, जैसे हमने आई डॉट आई निकाला था, हमने देखा था कि वो आपके पास आया था 1। सो आई डॉट जे के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो ज़ीरो ही होता है। आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, आई डी जे ओवर डी टी प्लस जे डी आई ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 0। नाउ अब आई अपनी जगह पे रहेगा, डी जे ओवर डी टी के बारे में हमें पता है कि हमने इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर फाइंड आउट की थी, डी जे ओवर डी टी A3K प्लस A4I। तो यहाँ पे लिखें आई इंटू A3K प्लस A4I प्लस जे और डी आई ओवर डी टी की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है, A1J प्लस A2K, और ये इक्वल टू है 0। अब आई का के के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो 0, आई का आई के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो 1, इसी तरह जे का जे के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो 1 और जे का के साथ लेंगे तो 0। सो आई का आप के साथ लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये A4 होगा, यहाँ पर ये A1 होगा और ये आपके पास 0 और ये 0। सो A4 यहीं रहने देते हैं और A1 को हम अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपको देगा माइनस का A1। यहाँ से एक वैल्यू आपको मिल रही है। इसी तरह से अब आप जे डॉट के निकाल लें, वो भी 0 होता है, वो 0 होगा तो जे डी के ओवर डी टी प्लस के डी जे ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 0। अब जब ये 0 है तो डी के ओवर डी टी की वैल्यू हमने जो चूज़ की हुई है, जो हमने निकाली थी, वो थी A5I प्लस A6J। सिमिलरली आपके पास जो डी जे ओवर डी टी की वैल्यू हमने लिखी है वो हमारे पास है A3K और A4I। अब वही वाला काम यहाँ होगा, आपके पास जे का जे के साथ प्रोडक्ट 1 और जे का आई के साथ प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आना है 0। सिमिलरली के का के साथ प्रोडक्ट आपके पास 1 और के का आई के साथ प्रोडक्ट आ गया आपके पास 0। तो आपको यहाँ से मिलना क्या है, A5 और A3। तो A5 प्लस A3 इज़ इक्वल टू 0
ये आपको क्या यील्ड करेगा, A5 इज इक्वल टू -A3। ओके, ठीक। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट रह गया है और वो है KI का। अब हम उसे लेते हैं, फिर देखते हैं क्या नेक्स्ट हमने क्या करना है। ओके जी, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो है I.K ले लें या K.I ले लें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो हमारे पास ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपके पास अगर आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या आपको देगा, I.D.K/dt प्लस K/DI/dt इज़ इक्वल टू 0। I.D.K/dt की वैल्यू हमने क्या चूज़ की हुई है, D.K/dt की वैल्यू हमने चूज़ की थी A5 I A6J और हमारे पास DI/dt की वैल्यू क्या थी, A1J A2K। यहाँ से I के साथ प्रोडक्ट 1 आ जाएगा और I का J के साथ 0 हो जाएगा, K का J के साथ 0 हो जाएगा और K का K के साथ 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिल रहा है A5 इज़ इक्वल टू -A2। ये आपके पास आ गया थर्ड रिज़ल्ट। अब जो तीनों आपने वैल्यूज़ बनाई थी DI/dt की, DJ/dt की और DK/dt की, उनमें हम जो है वो ये वैल्यूज़ जो हमने निकालनी है हम पुट करते हैं। सो DI/dt जो इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, वो था A1J प्लस A2K। इसको तो हम नहीं छेड़ते, एज इट इज़ रहने देते हैं। सेकेंडली हमारे पास था DJ/dt, इसमें हमने वैल्यू बनाई थी A3K प्लस A4I। A4 की वैल्यू हमने निकाल ली, वो हमारे पास आई थी माइनस का A1। सो माइनस का A1 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास जो लास्ट थी टर्म वो आपके पास थी DK/dt। DK/dt इसकी वैल्यू हमने बनाई थी A5I प्लस A6J। तो A5 की वैल्यू और A6 की वैल्यू दोनों हमने निकालनी हुई है। A5 की वैल्यू -A2 है और A6 की वैल्यू -A3 है। तो -A2I -A3J, ये आपके पास आ गया DK/dt। अब वो जो इक्वेशन आपने पहले बना के रखी हुई है जिसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ जिसके लिए निकालनी है, अब हम वापस उस इक्वेशन को अगर लिखें तो वो इक्वेशन हमारे पास थी DA/dt along fixed axis is equal to DA/dt along moving axis is equal to plus A1 DI/dt प्लस A2 DJ/dt प्लस A3 DK/dt। अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हमने अभी निकालनी है, ये जो वैल्यूज़ हमने अभी निकालनी है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस पे जो है वो DI/dt DJ/dt और DK/dt की वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। DA/dt एट M प्लस A1 अपनी जगह पे, DI/dt की वैल्यू ये हमारे पास पड़ी हुई है A1J प्लस A2K। ओके, देन प्लस A2 की वैल्यू आपके पास A2 के साथ DJ है, DJ की वैल्यू ये रही A3K माइनस A1I प्लस A3 और DK/dt की वैल्यू -A2I माइनस A3J। ये जो A1 A2 A3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। DA/dt एट मूविंग एक्सिस A1 A1J प्लस A1 A2K
प्लस A2A3K माइनस A2A1I माइनस A2A3I माइनस A3A3J। अब आई जे के हम जो है वो अलग करते हैं, तो आई जे के हम कॉमन लेते हैं। डी ए ओवर डी टी एट मूविंग प्लस आई वाली टर्म्स में से अगर आई कॉमन लूँ तो आई वाली टर्म्स हमारे पास एक ये है और एक ये, और दोनों नेगेटिव की हैं। तो हम इसको अब चाहें तो आप नेगेटिव भी कॉमन ले सकते हैं, पर हमने चूँकि नेगेटिव कॉमन नहीं लेना तो हम जो है वो इन टर्म्स को वैसे ही रखते हैं। सो इसी को भी पहले लिख लें आप, माइनस A2A3 माइनस A2A1। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद जे वाली टर्म्स के साथ मैं माइनस कॉमन लूँगी, ये जे वाली टर्म्स है। अब माइनस वाली कॉमन ले ली है तो A3 माइनस A1 ओके। नेक्स्ट अब आपके पास K है तो K वाली टर्म्स, ये K बाहर आ गया, और K वाली टर्म्स एक ये है और एक ये है। सो A1 A2 प्लस A2 A3, आपकी मर्ज़ी है, आप A3 वाली पहले लिख लें या A2 वाली लिख लें। अब जो ये आपके पास बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप इसको ज़रा डिटर्मिनेंट में बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि आई जे के की फॉर्म में तो हमने इसको बना लिया हुआ है। प्लस आई जे और के। अब देखें, पहले हमने छोड़ना होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो आई के साथ टर्म्स हैं वो यहाँ आने। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस मल्टीप्लाई होता है, फिर ऑपोजिट एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में वैल्यू क्या है, माइनस A2 A3, और यहाँ पे क्या है A1 और A2, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट का माइनस है तो हमें उससे जो है वो कोई इशू है नहीं। देन माइनस जे आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट टाइम आपके पास क्या होना चाहिए, A3 माइनस A1 और लास्ट पे प्लस के है, तो हमारे पास लास्ट कॉलम लास्ट टर्म A3 A2 ये टर्म है, ये वाली जो हमने बाद में लिखी थी, माइनस एंड माइनस प्लस A2 A1। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हमने क्लोज़ कर लिया हुआ है। अब ये जो डिटर्मिनेंट हमने क्लोज़ किया है इसमें हमारे पास A3 माइनस A2 और A1 वेक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं इनको चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो A3 है वो ओमेगा 1 है, जो माइनस A2 है वो ओमेगा 2 है, और जो A1 है वो ओमेगा 3 है। अब आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, प्लस, तो ये आपको क्या दे रहा है, आई जे के ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 A1 A2 A3। ओके, अब यहाँ पर देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है दो वेक्टर्स का, और एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर ओमेगा है। तो अगर ओमेगा जो है ओमेगा 1 I, ओमेगा को अगर आप कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ओमेगा 2 J और ओमेगा 3 K। ओके, सो और A हमारे पास A1 I A2 J और A3 K है, तो हम इस सारे को अब यूँ लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा का क्रॉस A के साथ, और यहाँ पर हमारे पास चल रहा है DA ओवर DT एट फिक्स्ड रोटेशन। सो ये वो आपका थ्योरम था जो आपने प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर लिया हुआ है। सो आप इसको देखें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।